नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज देखने वाले हैं पर्यावरण के अंतर्गत अपने शरीर की देखभाल कैसे करना चाहिए, किस तरीके से सीखना चाहिए। इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन के हिसाब से। और यह वीडियो नंबर जो सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 26वां है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोग को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देखे थे कि समाज शास्त्र विज्ञान है। तो किस चीज़ का विज्ञान है? समाज का है। ठीक है, समाज का विज्ञान है जिसमें हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। आज के पहला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकांश शुद्ध पीने योग्य जल किस रूप में उपलब्ध है? देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण के बारे में। ठीक है, और इस पर्यावरण में अपने शरीर की देखभाल, यानी कि पर्यावरण के साथ अपनी जो शरीर है उनकी देखभाल करना है। इस तरीके से प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांशतः शुद्ध पीने योग्य जल किस रूप में उपलब्ध है? तो सही जवाब आ जाएगा हिमशैल के रूप में। क्योंकि वाष्प और बादल ये तो अधिकांश रूप में नहीं है, क्योंकि इसका सीजन के हिसाब से गिरता है। ठीक है, और वो शुद्ध रूप से, हालांकि गिरता हुआ जो जल रहता है, पीएच मान में अगर देखा जाए तो सबसे शुद्ध वर्षा का जल रहता है, 7 रहता है पीएच मान इसका। ठीक है, लेकिन ये हमेशा रहता है क्या ये पीने, मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, तुरंत नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं हिम, यानी कि जो बर्फ के रूप में है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो कि शुद्ध पीने योग्य जल के रूप में। अगला है, हमारे शरीर के मुख्य संवेदनांग कौन से नहीं हैं? तो हमारे शरीर के मुख्य संवेदनांग कौन से नहीं है? संवेदनांग मतलब संवेदनशील अंग। तो इसका जो जवाब आ जाएगा पैर रहेगा। ठीक है, पैर जो है संवेदनशील अंग नहीं है। बाकी जैसे कि त्वचा है, कान है, आँख है, नाक है और जीभ है, ये जो है संवेदनांग अंग है, लेकिन पैर नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल मतलब होता है अभी जो, जैसे कि बरसात में बोया जाता है। ठीक है, तो ये है खरीफ का फसल। तो कौन सा फसल नहीं है यहाँ पर? गेहूं रहेगा। ठीक है, जैसे कि चावल का खेती होता है ये पूरे छत्तीसगढ़ में, गन्ने का भी होता है, मक्के का भी होता है, लेकिन गेहूं का नहीं। गेहूं का जो है रबी फसल की श्रेणी में इसको रखा गया है। अगला है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो विटामिन डी का जो है वहाँ कौन से खाद्य पदार्थ हैं? सही जो बजेगा मछली का तेल रहेगा। ठीक है, जैसे विटामिन डी प्राप्त करना है तो उसके लिए दो चीज़ सबसे बेहतर है, एक तो मछली का तेल हो गया और दूसरा है सूर्य प्रकाश। इसलिए कहा जाता है विज्ञान के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दिन में 10 मिनट धूप में रहना चाहिए। अगला है, रानीखेत नामक बीमारी विषाणु द्वारा किसमें फैलता है? तो रानीखेत नामक एक कौन सा है? एक रोग है जो कि विषाणु के माध्यम से फैलता है। तो किस में फैलता है? जैसे मुर्गियों में है, कुत्तों में है, मनुष्यों में है, जानवरों में। सही जो बजेगा मुर्गियों में फैलता है। अगला है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका स्रोत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आयोडीन, आयोडीन का उपयोग स्रोत है यहाँ। आयोडीन जो कि नमक प्राप्त करते हैं हम। अगला है, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा जीव है? तो मलेरिया रोग का जो वाहक है वह कौन सा जीव है? इसका जो आंसर रहेगा पहला रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन में अलग अलग है, मच्छर का भी अलग प्रकार है, लेकिन मादा एनोफिलीज मच्छर रहता है जिससे मलेरिया रोग होता है। अगला है, जन्म से 24 घंटे के भीतर यानी कि अस्पताल में लगने वाले टीका का नाम क्या है? तो क्या होता है कि जैसे जन्म होता है बच्चे का, उसके 24 घंटे के भीतर टीकाकरण होता है। तो इस टीकाकरण का नाम क्या है? सही जवाब आ जाएगा बीसीजी रहेगा। ठीक है, बीसीजी कहा जाता है इस टीकाकरण, इस टीका को। और ये जो है जैसे कि उसके साथ साथ और लगते हैं, एक तो लगता है बीसीजी लगता है, एक एक होता है ओपीवी होता है, और एक है हेपेटाइटिस बी लगता है। तो ये जो है रोग किससे बचाता है? टीबी है, तपेदिक है, पोलियो है और पीलिया। ये चारों रोगों से बचाता है छोटे से बच्चे को, नवजात बच्चे को। अगला है, बच्चों में, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा है ना, बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्यों होती है बच्चों में? सही जवाब आ जाएगा बच्चों की निरंतर वृद्धि होती है। एक तो होता है हाइट बढ़ना। ठीक है, तो हाइट कब तक बढ़ता है? लगभग 21 साल से 22 साल तक के बीच में जो है हाइट बढ़ता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? कैल्शियम की जो आवश्यकता है। तो ऊंचाई बढ़ने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए
कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो है बच्चों के लिए है, ठीक है। बुजुर्ग तो खैर अपना बढ़ गए हैं, उसका हड्डी मजबूत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला है, एक व्यक्ति के विकास में क्या स्थिति होगी यदि उसके आहार में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें। ठीक है, अगर हम खाना खा रहे हैं, अब खाना में अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को ही निकाल दें, वो भी लंबे समय के लिए, तो क्या होगा, इसका जो है पूर्णतः अवरुद्ध हो जाएगा। इनका जो विकास है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी रूप से हो, इसका जो पूर्णतः रूप से अवरुद्ध हो जाएगा। अगला है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर में नहीं हैं। जैसे कि कहा गया है कि हमारे पर्यावरण को बचाना है तो 3 आर इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक आर यहाँ पर नहीं है। सही जवाब क्या जाएगा, रिफॉर्म रहेगा। ठीक है, रिफॉर्म आंसर नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पर जो पूछा गया है उस आधार पे थर्ड ही सही रहेगा, लेकिन प्रश्न को समझना कि कौन से वो 3 आर हैं जिससे हमारे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो एक है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग है, और एक होता है रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण हो गया, और एक होता है रीयूज यानी कि पुनः उपयोग हो गया। तो जैसे कि क्या होता है, पर्यावरण को बचाना है, ठीक है, तो रिड्यूस करना है यानी कि कम उपयोग करना। जैसे कि हमारे पास क्या है, संसाधन में कोयला है, पेट्रोलियम है, ईंधन जो तेल है, ठीक है, इनका जो है हमको क्या करना है, कम उपयोग करना है, ताकि प्राकृतिक जो है संतुलन में बना रहे और एक लंबे समय तक उपयोग कर सके। ठीक है, एक होता है रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण। तो हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करें जो कि रिसाइकल कर सके, जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, बार बार जितना हो सके उपयोग कर सकते हैं। एक होता है रीयूज यानी कि पुनः उपयोग। तो जैसे कि आजकल क्या चलता है, प्लास्टिक चलता है, झिल्ली चलता है, तो हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद उस झिल्ली को फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं, उसका जो है बार बार उपयोग होना चाहिए। तो इस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर का जो फैक्टर है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, है ना। तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है, तो कौन सा रोग है, जनन क्षमता में की कमी रहता है। जैसे कि जनन क्षमता है उसमें कमी आ जाता है विटामिन ई की कमी होने से। और विटामिन ई अगर प्राप्त करना है तो कौन सा है, गेहूं, अंडा, सोयाबीन, ये जो इसका स्रोत है। अगला है, भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है भोजन में मसालों का प्रयोग। सबसे पहला आंसर इसका रहेगा 1 और 2, यानी कि स्वादिष्ट बनाने के लिए, और दूसरा है सुपाच्य बनाने के लिए। देखो, हम लोग जो है मसालों का उपयोग करते हैं वो शब्द ही गलत है। मसाला जो शब्द है वहाँ अरबी शब्द है, ठीक है। हम लोग जो जैसे कि अरबी यहाँ मसाला बोलने से पहले क्या बोलते थे, औषधि के रूप में, जैसे हल्दी, सौंठ, जीरा, तिल, जो भी रहता है, ये क्या है, एक औषधि का प्रकार है। लेकिन जैसे बाहर से व्यक्ति आए, वो लोग अरबी भाषा में इसको मसाला बोलना स्टार्ट कर दिए। अब यही मसाला जो है बाद में क्या बन गया, आज के डेट में ज़्यादा मसाला उपयोग करते तो ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, तो यही शब्द है। लेकिन ये सभी क्या है, एक औषधि है, जिसको लिमिट में लेते हैं तो सभी के लिए फायदे हैं। इसलिए कहा गया है भोजन में जो मसालों का उपयोग करते हैं, जिन औषधियों का उपयोग करते हैं, वह स्वादिष्ट बनाने के लिए होता ही है, साथ ही भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए भी उपयोगी होता है। अगला है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वह कौन सा है, ऑक्सीजन का संचार करना, यानी कि खून जो रहता है पूरी तरह से नसों में जाता है। नस कहाँ पर है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाना है। अगला है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। इसको जो है अलग अलग समय में अलग अलग टारगेट रखा गया है कि पल्स पोलियो को इतने साल तक हमको जो है मुक्त होना है। तो इसका जो आंसर रहेगा, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर अतिरिक्त फैक्टर भी लिखा हूँ कि इसका जो प्रारंभ है 1995 में किया गया है। खोज किसने किया है पल्स पोलियो को, जोनास साल्क ने किया है, और इनका जो क्रियान्वयन है भारत में तो WHO के सहयोग से कर रहा है। अगला है, पोलियो रोग में शरीर के किस अंग को प्रभावित होता है। तो पोलियो को अगर रोग हो जाता है तो शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है, सही जवाब आ जाएगा मांसपेशियां तथा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसलिए जो है ज़्यादातर पोलियो रोगी जो है विकलांग रहते हैं, लकवाग्रस्त रहते हैं। अगला है, सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। तो सही जवाब आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होता है। अगला है,
जब हम लौह तत्व भोजन प्राप्त करते हैं तो वह लौह से हमें क्या प्राप्त होता है? तो उस लौह से हमें क्या प्राप्त होता है? हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। अगला है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ कहलाती है। तो ये इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? सही जवाब आ जाएगा अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो एसिड कहलाती हैं। अगला है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? बहुत ही अच्छा है। विटामिन जो है अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। एक तो होता है वसा में घुलनशील होता है, एक होता है जल में घुलनशील। यहाँ पर क्या बोला गया है? वसा में घुलनशील नहीं है। सही जवाब आ जाएगा विटामिन बी रहता है, जो कि वसा में घुलनशील नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो, वसा में घुलनशील विटामिन 4 है और जल में घुलनशील विटामिन 2 है। तो वसा में जो घुलते हैं वहाँ विटामिन है ए डी ई के, है ना। ए डी ई के, ई और के आ गए। और एक होता है जल में घुलनशील, जो कि बी और सी रहते हैं। अगला है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो हम खाना खा रहे हैं, उसमें जैसे कि भोजन जा रहा है पेट में, तो इसको पचाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट आवश्यकता, जो आवश्यक चीज़ है, वह कौन सी है? खनिज रहता है। खनिज इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला है, विटामिन शब्द की खोज किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विटामिन जो शब्द है, इनकी खोज फंक ने किया है और ये 1911 में किया है। ये इसको भी याद रख लेना। अगला है, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग मार्केट में ज़्यादातर फल क्या खाते हैं? केले हैं, है ना। तो कच्चे केले को लाता है वो लोग। तो वो जो है, एक जैसे कि पानी है, पानी में क्या मिलाता है वो? एसिटिलीन। एसिटिलीन नामक जो पाउडर है या इसका गैस भी मिलता है, तो उसे मिलाता है और उसमें डुबो देते हैं। उसके बाद 24 घंटे के अंदर केला पूरी तरह से पक जाता है। इसका जो आंसर रहेगा सेकंड रहेगा। अगला है, उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है परंतु खालिस्तान नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि किसी भोजन को हम उबाल रहे हैं तो इससे क्या होता है? सुपाच्य रहता है, लेकिन खालिस्तान नहीं रहता, मतलब सुरक्षित नहीं रहता। जैसे कि आलू है, ठीक है। अब आलू को हम ऐसे ही खाते, तल के खाते हैं, वो क्या कहते हैं? सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसे हम उबाल कर खाते हैं तो ये क्या है? सेहत के लिए भी ठीक है और सुपाच्य है, आसानी से पच जाता है। लेकिन आप ये कि बताओ, आलू को हम, कच्चे आलू को 15 दिन, महीने दिन, 2 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन उसे उबालने के बाद कितना रख सकते हैं? मुश्किल से 1 से 2 दिन तक रखेंगे, उसके बाद वह खराब हो जाता है, इसलिए यहाँ सुरक्षित नहीं रहता। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि पोलियो रोग का कारक है? तो पोलियो रोग का कारण कौन सा है? ऑप्शन बताना है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, कीट है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।